हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 141 के लिए यूनिट 5 को देखेंगे, जिसका नाम है बक्सर विद्रोह। बक्सर विद्रोह ये यूनिट 5 अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। इस यूनिट से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलने की चांसेस है, तो इस यूनिट में आप सभी बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना। ओके, और आप सभी को पता ही होगा कि BHIE 141 की और भी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो भी अभी तक कवर नहीं किए हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHIE 141 के नेम से, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाकर सारे के सारे क्लासेस आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग आज यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपका, जैसे कि आपका हो गया 5.2, 5.3 और 5.4.4। ये क्वेश्चन बॉक्सर प्रोटोकॉल जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये तीनों टॉपिक्स को इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 5.2 में क्या कहता है चीन की सामाजिक के बारे में। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहता है। यहाँ हम 19वीं शताब्दी में चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस अवधि के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप शिक्षित या साक्षर वर्ग में बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई। यानी कि इस अवधि में जो 19वीं शताब्दी के दौरान के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो है लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो शिक्षित हो गया साक्षर व्यक्ति था उसका बेरोजगार होना, मतलब बेरोजगारी होना में वृद्धि हो गई। सरकारी नौकरियों के लिए होड़ मच गई। सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है ना भीड़ मचने लगी, बहुत सारे लोग आवेदन करने लगे और उस पर होड़ मचने लगी, क्योंकि घटते संसाधनों के दावेदार अब और भी अधिक हो गए थे। यानी कि संसाधनों की संख्या बहुत कम मात्रा मतलब घटने लगी और जनसंख्या बढ़ने लगी। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब दावेदार हो गए। अब ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो कोई वैकेंसी निकलती है, अगर उसमें 500 सीट हैं तो उसके लिए अप्लाई लगभग 1 लाख लोगों के द्वारा होती है। तो उसमें से 1 लाख में से सिर्फ 500 को चूज करना, मतलब ये थोड़ा होती है ना अधिक। उसी तरह दावेदार उसमें जो मेहनत करेंगे उसी तरह से वह बातें कही जा रही है। चिंग सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को जनसंख्या की वृद्धि और वाणिज्य के अनुरूप बनाने के लिए उसका पर्याप्त विस्तार नहीं किया। यानी चिंग राजवंश जो था, ये उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे की जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि जो था और वाणिज्य के अनुरूप जो है इस पर पर्याप्त विस्तार नहीं था इसके बारे में। उसके बाद आगे कहा जाता है सरकार के संस्थात्मक ढांचे में वृद्धि न हो पाने का अर्थ ये हुआ कि पढ़े लिखे युवाओं की आरोही गतिशीलता में बाधा आई। यानी इसके मतलब इसमें जो ना यही अर्थ होता है कि जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, उसको आरोही क्रम में जो है गतिशीलता में बाधा आ गई। यानी कि घटते क्रम में वो उसकी गतिशीलता में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, बाधा आने लगी। नौकरी की होड़ और कुंठा के कारण सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार फैल गया। ये नौकरी के होड़ होने के कारण, कुंठा के प्रशासन के कारण, इन सभी चीज़ों के कारण, इसके स्तरों पर भ्रष्टाचार होने के कारण ये सभी चीज़ें होने लगी। और उसके बाद घूस, भाई भतीजावाद और पक्षवाद के प्रशासन की प्रक्रियाओं पर उल्टा प्रभाव डाला। यानी कि घूस, जैसे कि आपका कोई वैकेंसी निकला आपका, उसी में जो ना बहुत सारा लोग करता है कि घूस परपेटी जो ना देकर वो अपना वैकेंसी जो ना अपना जॉब ले लेता है। उसके बाद कोई होता है कि ऐसे कोई नेता है, वो अपने रिश्तेदार के लिए, भाईचारों के लिए इन्होंने उस जॉब को जो ना सेट करवा देता है। तो ये बात ही कही जा रही है, यानी कि प्रशासन की प्रक्रिया में जो उल्टा प्रभाव डाला था। और इसके चलते कन्फ्यूशसवादी सिद्धांत की सृष्टा भी भंग हुई। इससे जल्द कन्फ्यूशसवादी जो सिद्धांत दिए थे इसकी सृष्टा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगी और उसको भंग करने लगी। ओके, व्यक्तिगत गुट और संरक्षितों का जाल उभरा, जिसका परीक्षा व्यवस्था, कराधान और न्याय प्रशासन पर उल्टा प्रभाव पड़ा। व्यक्तिगत गुट हो गया, इसके संरक्षित का जाल जो ना काफ़ी ज़्यादा उभर गया। उसके बाद इसका परीक्षा व्यवस्था जो भी एग्जाम लिया जाता था, मतलब कि जब वो घूस भाईचारे के रूप में वो परवर्ती मतलब वो जॉब दे ही जाता था, सीट बुक ही हो जाता था, तो परीक्षा व्यवस्था और कराधान व्यवस्था में इसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगा। परीक्षा लिया जाता था लेकिन नाम का लिया जाता था। ओके, ये बातें कही जा रही है। किसान और किसान जो है ना और भी पिस गया, यानी किसान के बेटे किसान ही रह गया। अभी भी वो बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रही है अपना वर्तमान भारत में भी। ओके, तो ये कही जा रही है ये चीन के बारे में। ठीक है, चीन में होता क्या है, जो किसान थे, किसान के बेटे किसान ही बन गए थे, और उसके नेता के बेटा नेता, या तो उसका कोई गवर्नमेंट जॉब में। तो ये बातें कही जा रही है। तो जिन प्रांतीय अधिकारों का मुख्य काम ये था कि वह उनको दिए गए कोटे के अधिकार पर खेतिहारी के कर से कर वसूल करे और कुछ विशेष
अधिशेष या अतिरिक्त राशि पर अपने लिए रखे और अधिकारी काम करने के प्रति निर्मम बन गए। यानी कि इसके बारे में जो है कहा जाता है, ये छोटे छोटे क्षेत्र है उसके लिए अधिकारी बना दिया जाता है, जो टैक्स वगैरह कर वसूला वसूल कर लाए, और उसमें से जो एक्स्ट्रा अगर चार्ज बनेंगे उसमें से आपको भी टैक्स मतलब मिला जाएगा, उसको भी दिया जाएगा। और इस तरह से जो ना वो जो ये काम करते थे इसके प्रति जो निर्गम बने, मतलब कि वो कठोरतापूर्वक इस पर काम करने लगे। इन अधिकारियों से केंद्र कोषागार की मांग बहुत अधिक थी, यानी कि क्योंकि बीजिंग सरकार ने सेना, राज दरबार के अधिकारी वर्ग और भव्य समारोहों के रखरखाव के लिए संघर्ष कर रही थी। ये जो है इन अधिकारियों के लिए जो केंद्र कोषागार था उसकी मांगे बहुत अधिक होने लगी थी। उसके बाद क्योंकि ये जो बीजिंग जो है चीन की वर्तमान समय की राजधानी, वहाँ की सरकार ने वहाँ की सेना हो गया, राज दरबार हो गया, उसके अधिकारियों को, उसके जो वर्ग, उसके भाग, उसके समूह, उसके जो है समूहों को रखरखाव के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। अधिकारी अपनी ओर से इस बोझ को किसान वर्ग पर लाद रहे थे, जिसके लिए वे भारी मांगे उन पर थोप रहे थे। ओके, और सभी किस्म के अत्याचारी तरीके अपना रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान विद्रोहों की संख्या बढ़ गई। ओके, अनेक किसान गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए। मतलब ये कही जा रही है कि जो घुसपैठी हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रहा था, और सरकार का मतलब किसान का बेटा किसान ही बन के रहेगा, तो ये सब चीज़ें से जो वहाँ के जो गरीब लोग थे वो गांव छोड़कर भाग गए। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो ये ऐसी परिस्थितियाँ आना यानी कि स्वाभाविक है। और जिस लोक सेवा ने चीन को हर शताब्दी और वर्ष दर वर्ष एक बनाए रखा था, अब वही उसकी प्रगति में बाधा बन गई। यानी कि जो वंश जो है यानी चीन को वहाँ लोक सेवा के रूप में उसकी शताब्दी दर शताब्दी मतलब हर एक शताब्दी में जो वो चीन के लिए अच्छी बेहतरीन तरीके से वो सोचता था कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, देश चीन के लिए आगे सोचेंगे, तो उसकी जो प्रगति में बाधा आने लगी, तो वो उस पर भी दिक्कतें आने लगी, कठिनाइयाँ आने लगी। उसके बाद कहता है अधिकारियों के लोभ और जनता पर मुसीबतें थोपने के साथ साथ अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं भी अक्सर आती रहती थी। ये जैसे एक तो जो गवर्नमेंट वगैरह सभी सब जो घुसपैठी होने के साथ साथ वहाँ जो है लगातार यानी कि अधिकारियों के लोभ के साथ साथ जो है यहाँ के जनता की मुसीबतों के लिए जो है जिसमें अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, तो कभी भूकंप आ गया, प्राकृतिक आपदाएं आने लगी थी इस पर। ठीक है, सरकार के जनता को राहत देने की दिशा में असफल होने के कारण गांवों में कष्ट और तनाव कई गुना बढ़ गए। इस तरह से जो सरकार जो है यहाँ की जो राहत देने की वजह वहाँ पे जो ना गाँवों के लिए कष्टदायक साबित होने लगी। उसके प्रशासन संगठित दमन की पूर्ति ही दिखाई देता था। उसके दूसरी ओर केंद्रीय सत्ता की विविधता और देश के अनेक भागों में विद्रोही ने चुनौती दे रखी थी। ओके, ये बातें कही जा रही है। उसके आगे कहा जाता है सरकार के कमजोर होने के अतिरिक्त जनसंख्या में भयंकर वृद्धि ने भी प्रौद्योगिकी विकास को सीधे सीधे अवरुद्ध किया है। यानी कि इसका सरकार के कमजोर होने का जो है ना, इसके अलावा अतिरिक्त जो है जनसंख्या में भयानक वृद्धि हो रही थी, उसके प्रौद्योगिकी विकास पर सीधे सीधे इसका असर हुआ है। ओके, जैसे कि जॉन फेयरबैंक ने कहा है कि मानव शक्ति बहुयता होने के कारण श्रम बचाने वाले उपयुक्त खर्चीले पड़े, और कहते मानव जीवन और मानव श्रम दोनों ही बहुत सस्ते हो गए थे। यानी मानव जीवन के और मानव श्रम के लिए जो है दोनों ही बहुत ही सस्ते हो गए थे। उसके बाद आम आदमी के लिए जीवन और अस्तित्व के लिए संघर्ष हो रहा था। उसके बाद परिवारों को अनाज के प्रत्येक दाने के लिए पानी देना पड़ता था। कुछ लोग करों से बचने के लिए धनी और शक्तिशाली जमींदारों से जुड़ जाते थे और उन्हें मजदूर, गुंडे या लड़कियां देते थे। यानी कि कुछ लोग जो है अपने खेती बाड़ी के लिए बचने के लिए, टैक्स बचने के लिए वो जो बड़े लोगों से मिलते थे, ताकि उसको जो ना मजदूर देते थे, गुंडे देते थे और लड़कियां देते थे। जो लोग शहरों को भाग गए नहीं, उनमें से भाग्यशाली लोग जीवित रहने के लिए रास्ते में अपना श्रम बेच देते थे। यानी कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अपनी ज़मीन को छोड़ छाड़ के गाँव से भाग के शहरों में आ गए, तो उनमें से भाग्यशाली लोग भी जीवित रहने के लिए जो अपने जो काम थे, अपने श्रम थे, उसको बेच देते थे। बाकी भिखारी, वेश्या, अपराधी आदि हो गए। उसके बाद आत्मनिर्भर किसान के लिए भी यह मुश्किल का समय था। उसे निर्लज अधिकारियां, बड़े जमींदार और गुंडों को भूमिहीन वर्ग से निकालने वाला डाकुओं से सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। उसे जो ना ये सब जैसे कि आपका मान के मतलब किसानों के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई, तो उसके लिए जो ना निर्लज मतलब हो गया, क्या होगा, बेशर्म, बेहया अधिकारियों या बड़े अधिकारी जो अपने अधिकारी के लिए अपने अधिकारियों का लोभ जो होता है वो ये जो है ना वो आवश्यकता उसकी बढ़ती गई थी, डाकुओं से सुरक्षा। चीन की सामाजिक स्थिति में इसी गहराते संकट और साम्राज्यवाद की कुटिल और भयानक मांगों में भी हवा दी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट आपका रहेगा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अफीम युद्धों
युद्धों में चीन की सैन्य हार और असमान वृद्धि व्यवस्था ने चीन को पश्चिमी ताकतों का एक अर्ध उपनिवेश सा बना दिया था। अफीम युद्धों के बाद जो है ना चीन में सैन्य हार यानी कि सैनिक शक्ति का हार हुआ था। अफीम युद्ध चीन हार ही गया था। उस पर क्या कि फ्रांस हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, ये सभी जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा संधि करने लगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर हस्तक्षेप करने लगा। उसके बाद इन सभी ताकतों पर जो है इस पर इसका उपनिवेश बना दिया था। साम्राज्यवादी अधिकार आधुनिकरण के नाम पर अपनी कार्रवाइयों को निर्जरता से उचित ठहराते थे। उसके बाद उदाहरण के लिए इंग्लैंड यह दावा करता था कि उसके इस कार्य से चीन राष्ट्रों के परिवार आ गया था, यानी कि चीन राष्ट्रों के परिवार में आ गया था। उसके बाद और समानता की शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पा रहा था। लेकिन बाहरी हस्तक्षेप ने सम्राट की स्थिति को खटाई में डाल दिया, यानी कि बाहरी जो हस्तक्षेप था वो सम्राट के लिए दुविधा में डाल दिया था। लोग जिस सम्राट के स्वर्ग के पुत्र होने के विश्वास करते थे उसे अस्वस्थ देखकर इसका निराशा और आघात की स्थिति में थे। उसके और बातों के साथ चीन में पश्चिमी ताकतों की घुसपैठ ने भारी संख्या में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दिलाया और चीनियों के साथ व्यापार करने के लिए बिचौलियों को भी एक बड़ा वर्ग खड़ा किया, जिसे कर्मेडोर कहा जाता था। यानी कि इस बातों के साथ जो है चीनी जो पश्चिमी ताकत थे उसमें घुसपैठ हुआ था, उसमें उसके भारी संख्या में ईसाई मिशनरियों जो है इस पर प्रवेश इसमें मतलब कि प्रवेश किया था, उसके प्रवेश दिलाया था। चीनियों के साथ व्यापार करने के लिए बिचौलिया जो बाहरी देशों के थे उन्होंने भी इस पर एक बड़ा वर्ग खड़ा किया, जिसको हम लोग जिन्हें कर्मेडोर कहा जाता था। उसके दिन दोनों कारकों ने एक बाद के वर्षों में देश के पर काफ़ी प्रभाव डाला। इन दोनों कारकों ने बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा देश पर प्रभाव डालने लगा। उसके बाद विदेशी ताकतों और बिगड़ती सामाजिक आर्थिक स्थितियों की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए चिंग सरकार ने सुधारों के जरिए व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। ओके, उसके बाद 1860 ईस्वी के दशक में स्वयं शक्तिकरण आंदोलन छेड़ा गया और बाद में चीनी जीवन के कुछ पहलुओं को कम से कम आंशिक तौर पर आधुनिक बनाने के लिए शाही फरमान और कानून पारित किए गए। और इसका कहा जाता है 1860 ईस्वी के दशक में स्वयं सशक्तिकरण हो गया, उसके बाद आंदोलन छेड़ा गया। उसके बाद में चीनी जीवन के कुछ पहलुओं को जो कम से कम आंशिक रूप से इसको पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद ये कही जा रही है शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कानून व्यवस्था सभी सुधार आंदोलन के दायरे में आ गए। ये सब जितने भी कानून थे, कितने भी आंदोलन थे, ये सभी जो नज़र पे आने लगे और दायरे पे आने लगे। उसके बाद 1898 में सरकारी तौर पर लागू किए तथा कथित 100 दिनों के सुधार में इनमें से अनेक विषयों का छुआ गया। उसका लेकिन ये सुधार बहुत कम और बहुत देरी से होने के कारण एक ढलती व्यवस्था द्वारा अपने आप को व्यवस्थित रखने के में अंतिम प्रयास जैसे दिखाई दिए। ये इसके बारे में हम लोग यूनिट 6 में दिया गया, उसको में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विश्व पूंजीवाद एवं अपने एकाधिकारवादी चरण में प्रवेश कर रहा था, जो कि साम्राज्यवाद का चरण होती थी। ठीक है, ऐसे चरण में लेनिन के शब्दों में कहा जाता है कि वस्तुओं के निर्यात की तुलना में पूंजी का निर्यात अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि लेनिन जो कहते हैं, लेनिन के शब्दों में कहा जाता है कि ऐसे वस्तुओं को जो बेचा जाए, निर्यात किया जाए, तो उसकी तुलना में जो पूंजी का निर्यात अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद विश्व के क्षेत्र विभाजन के लिए संघर्ष अत्यधिक तेज हो गया। विश्व के जो क्षेत्र विभाजन, क्षेत्र बंटवारा के लिए ये संघर्ष काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो गया इसमें। और चीन इस एकाधिकारवादी चरण का एक शिकार था। चीन जो है एक एकाधिकारवादी का चरण में एक शिकार बन गया। उसके 1895 में जापान के हाथों चीन के हार और एक और असमान संधि शिमोनोसेकी संधि संपन्न होने से चीन एक साम्राज्यवादी प्रविष्टि हो गई। चीन और जापान के बीच जो ना ये युद्ध होता है तो उसमें चीन की हार हो जाती है 1895 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद एक संधि भी होती है शिमोनोसेकी। उसके बाद आगे कहता है चीनियों के लिए यह संकट काफ़ी गंभीर नहीं रहा, मतलब चीन जो हारा ये संकट काफ़ी ज़्यादा गंभीर नहीं था। शिमोनोसेकी की संधि में यह प्रावधान था कि जापानी व्यापारी चीन के संधि बंदरगाहों के कारखाने चालू कर सकते थे और इस प्रावधान से साम्राज्यवाद की यह मांग पूरी हुई कि इसके पास पूंजी के निर्यात के लिए निकासी के मार्ग हो। चीन को इस बात के लिए बाध्य किया गया था कि वह पहले की असमान संधियों में सबसे अनुकूल राष्ट्र संबंधी शर्त को स्वीकार करे, जिसका अर्थ यह होता था कि जो दिए गए विशेषाधिकार दूसरों को भी दिए जाए। मतलब ये कही जा रही है उसके जो बंदरगाह थे, संधि बंदरगाह, जिसमें से अंग्रेजों को सिर्फ एक बंदरगाह को ले गए थे कि जाओ यहाँ पे रह के अब व्यापार करो, संधि बंदरगाह, उसके तो उसको चालू कर सकते थे। ठीक है, इसके प्रावधान से जो जितनी भी मांगे थी, साम्राज्यवाद की मांगे थी, उसको पूरी किया जाए। उसके तो उसमें जो भी पूंजी के निर्यात होंगे उसके निकासी को मार्ग हो, उसके चीन के लिए बातें किया गया, ये सब चीज़ें बातें कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद कहता है 1895
95 से 96 के वर्ष में ही कुछ कारखाने चीन में स्थापित हो गए थे, और जो अपने लिए मुनाफा कमाने की गरज से न केवल चीनियों की से सस्ती मजदूरी लेते थे, बल्कि उनके अपने उद्योग के विकास में भी अवरुद्ध करते थे। ठीक है, ये बातें हैं साम्राज्यवाद के बारे में वहाँ के। ठीक है ना, तो आप इतना करोगे तो सफिशिएंट रहेगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक जैसा मैंने बता रहा था, उसके बाद जो ना बॉक्सर में प्रोटोकॉल, उसको ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो बॉक्सर में प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया, तो हम उसको अब देखेंगे। बॉक्सर में प्रोटोकॉल, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 5.4.4 बॉक्सर में बॉक्सर प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना है इसको। तो इसमें कहा जाता है कि देखिए, इसमें कहता है मित्र सेनाओं में चीन को विभाजित करने के तरीके पर आपस में समझ न बन पाने के कारण चीन में बंटवारा होने से बच गया। यानी कि कहता है मित्र सेनाओं या दोस्त सेनाओं थे, उसको चीन को विभाजित करने के लिए जो तरीके थे, जो आपस में समझ थे, वो उसको ना बन पाने के कारण जो है ये चीन का बंटवारा सिर्फ होने से बच गया। उसके बाद इन ताकतों के बीच प्रतिद्वंदिता भयंकर रूप ले चुकी थी। ये जो निश्चित ताकतों के बीच जो है प्रतिद्वंदिता ये काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी वाद विवाद के बाद दिसंबर 1900 में चीन को एक संयुक्त पत्र मिल दिया गया, और इसके काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्तर पर जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होने के बाद 1900 ईस्वी में लास्ट में जो है ना चीन को एक पत्र दिया गया, संयुक्त पत्र। उसके बाद कहता है उसके तुरंत बाद विचार विमर्श शुरू हो गया। इसके बाद जैसे ही इसको मिला 1900 के बाद जो इसमें वाद विवाद यानी कि विचार विमर्श शुरू होने लगा, और बातचीत कई महीनों चलती रही, और दिसंबर 1901 में जाकर ही अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। यानी कि बात होती रही, 1900 में मिला, उसके बाद बात विचार विमर्श होते होते 1901 ईस्वी में इसको अंतिम रूप से समझौता पर हस्ताक्षर हुए। यही कहता है 7 सितंबर 1901 ईस्वी के इस बक्सर प्रोटोकॉल में 12 अनुच्छेद थे जो इस प्रकार हैं। यानी कि बॉक्सर प्रोटोकॉल में 12 अनुच्छेद थे, 12 आर्टिकल थे, 12 आर्टिकल थे, जो ये बताया जा रहा है 7 सितंबर 1901 ईस्वी की बातें कही जा रही है। जो 12 अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। देखिए, पहला अनुच्छेद है आपका, चीन के शाही परिवार का एक सदस्य बर्लिन जाकर एक जर्मन मंत्री बेरन बॉन केटलर की हत्या के लिए चीनी सम्राट और ग्रैंड कोंगिल की ओर से जर्मन सम्राट से खेद प्रकट करेगा। इसकी हत्या के स्थल पर एक स्मारक बनाया जाएगा। यानी पहला अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि जो चीन की शाही परिवार हैं उसके सदस्य में जो ना बर्लिन जाकर, एक बर्लिन जो उसका देश है, बर्लिन जो है वहाँ पर जाकर जर्मनी के जो मंत्री हैं बेरन बॉन केटलर की हत्या के लिए, जो बेरन बॉन की हत्या जो करवा दी गई थी, और चीनी सम्राट और हो गया और उसका ग्रांड काउंसिल की ओर से जर्मन सम्राट से खेद प्रकट करेगा, मतलब माफ़ी मांगेगा। उसके बाद उसकी हत्या स्थल पर एक स्मारक बनाया जाएगा। किसकी हत्या स्थल पर? जर्मन की मंत्री बेरन बॉन केटलर की। ओके, उसका सेकंड में कहता है कि जिन जिन शहरों में विदेशियों की हत्याएं हुई थी या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उन तमाम शहरों में लोक सेवा परीक्षणों का निलंबन। ओके, उसके चीन की राजस्व परिषद का उपाध्यक्ष जापान जाकर जापानी लेगेशन चांसलर की हत्या के लिए चीनी सम्राट और सरकार की ओर खेद प्रकट करेगा। उसका तीसरा है, जिन जिन विदेशी बस्तियों को अपवित्र करना पड़ा था वहाँ प्रायश्चित का प्रतीक स्मारक बनाया जाएगा। मतलब कि जो है इसमें अपमान किया गया था, जो बातें कही गई, जिसकी हत्या करवाई गई थी, उसमें जो है परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है। और 5 वर्षों तक हथियार और गोला बारूद का आयात नहीं होगा, यानी 5 वर्षों तक इसमें हथियारों का खरीद बिक्री नहीं होगा। उसके बाद बीजिंग स्थित विदेशी दूतावास और विदेशियों के आवास के लिए आरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद बीजिंग और समुद्र के बीच स्वतंत्र सामूहिक संचार में बाधक बनने वाले धातु और अन्य किलों का दहा दिया जाएगा। उसके बाद कहता है 8वां में, कुछ विशिष्ट केंद्र पश्चिमी ताकतों के कब्जे में रहेंगे। कुछ विशिष्ट केंद्र जो है वो पश्चिमी ताकतों के कब्जे में रहेंगे। उसके बाद कहता है 9वां में, एक राजाज्ञा जारी करके विदेशी किसी भी संगठन में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, विदेशी भागीदारी से नदी संरक्षण परिषदों की स्थापना और वाणिज्य और नौ परिवहन की विद्यमान संधियों में संशोधन करने के लिए बातचीत की जाएगी। उसके बाद 11वां कहता है, जोंगली यामेन यानी कि विदेशी कार्यालय थे जोंगली यामेन, उसमें सुधार किया जाएगा और उसे 6 अन्य मंत्रालयों के लिए विदेश मंत्रालय का दर्जा दिया जाएगा। ये बातें कही गई है। उसके बाद लास्ट आपका अनुच्छेद है जाएगा, 40 वर्षों की अवधि में 33 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के हर जाने का भुगतान किया जाएगा। ये टोटल 12 आर्टिकल है, 12 अनुच्छेद हैं।
बक्सर प्रोटोकॉल के। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है, इसके बारे में कही जाती है बक्सर प्रोटोकॉल एक प्रावधान चीनी प्रभुसत्ता और आत्मसंपन्न पर प्रहार था। हर जाने वाला प्रावधान सबसे कठोर था। ये जो हर जाने वाला जो है देने वाला प्रावधान था वो सबसे ज़्यादा कठिन था, कठोर था, क्योंकि ये चीन के संसाधनों की तबाही करने वाला था। चीन की जो संसाधन थी उसको तबाही करने वाला था। प्रत्येक वर्ष चीन की पहले से ही गरीब जनता पर $1.5 करोड़ के भुगतान का बोझ पड़ रहा था। जो गरीब किसान थे, गरीब जनता थे चीन में, ऑलरेडी उसके लिए जो $1.5 करोड़ का भुगतान करने के लिए उसकी राशि उस पर बोझ बना हुआ था। भुगतान का जो तरीका रखा गया था उससे चीन की प्रभुसत्ता अत्यंत व्यापक अतिक्रमण का बोध होता था। हर जाने की समानता के तौर पर निम्न संसाधनों को लिया गया, जैसे कि आपका समुद्री सीमा शुल्क और आंतरिक सीमा शुल्कों का वह अंश जो अब तक चीनी नियंत्रण में था। ठीक है, उसके बाद नमक कर, ये सब जो टैक्स उस पर लगाया गया था। और उसके बाद जैसा कि किसी ने कहा था, मानचू सरकार पश्चिमी ताकतों के लिए ऋण वसूलने वाला एजेंसी बन गई, यानी जो पश्चिमी ताकतों के लिए ऋण वसूलने के लिए एक प्रकार का मशीन बन गई। नहीं, हम आपसे कर लेंगे ही, वसूलेंगे ही, इस तरह से। उसके बक्सर प्रकरण का अंत हो गया, लेकिन इससे छिंग सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों को खोखलापन उजागर हो गया, क्योंकि इनसे चीन की अपमानजनक स्थिति से बचाया नहीं जा सका। पश्चिमी ताकतों ने चीन के प्रति किसी भी लिहाज या समझ से परे बर्ताव किया। तो ये बातें हैं, ये बातें कही गई है। ठीक है, बक्सर प्रोटोकॉल में जो 12 अनुच्छेद इस प्रकार थे। उसके बाद इसमें जो पॉइंट्स है उसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यूनिट 5 में जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं। ओके, इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 5 तक कंप्लीट नहीं किए उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक आने वाली है, नेक्स्ट सेशन आने वाली है। अगर जो भी इस चैनल में न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक आपको अपलोड हो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो और मेरा एक्सप्रेशन कैसा रहा उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।